हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है डायनेमिक पार्टीशन, या इसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल पार्टीशन। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको डायनेमिक पार्टीशन लिखा गया है और किसी किसी बुक में इसको जो है वेरिएबल पार्टीशन लिखा गया है। दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का कॉन्सेप्ट भी एक ही है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को देखा है। फर्स्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट का सीरीज है वो है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने आपको बताया है कि प्रोसेस को मेमोरी एक कंटिन्यूअस मैनर में एलोकेट किया जाता है। ठीक, कॉन्सेक्यूटिव मैनर में एलोकेट किया जाता है। इसमें दो तरह से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट किया जाता है, एक फिक्स पार्टीशन और दूसरा वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। आज का टॉपिक है वेरिएबल पार्टीशन। हाउ कैन वी मैनेज मेमोरी इन अ वेरिएबल पार्टीशन मैनर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है प्रोसेसेस को जो कि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट किया जाता है। तो जब भी प्रोसेसेस को रन टाइम में रैम मेमोरी, मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक पार्टीशन। हमने फिक्स्ड पार्टीशन में पढ़ा था कि ये जो पार्टीशन है इसमें प्रोसेसेस को मेमोरी किसी रन टाइम में नहीं दिया जाता है, ये एक स्टैटिक होता है, इसलिए इसको स्टैटिक पार्टीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पार्टीशन। ओके, एंड वेरिएबल पार्टीशन इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक पार्टीशन। इतना क्लियर है? ओके, तो जब भी रन टाइम में प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाएगा, स्टैटिक किया जाएगा, तो वो कहलाएगा फिक्स्ड पार्टीशन। उसमें जनरली जो भी हमारा मेन मेमोरी है उसको कुछ पार्टीशन में हम डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग प्रोसेसेस को अलग अलग पार्टीशन को एलोकेट कर देते हैं। बहुत ही ईजी मैनर था। वहाँ हमने देखा था कि वहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एज ए डिसएडवांटेज हमें दिखता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दिखता है, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग में लिमिटेशन होता है, प्रोसेसेस के साइज में लिमिटेशंस होता है। ठीक है, और जो है वहाँ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस ये ईजी होता है। इन सारी चीज़ों को हमने फिक्स पार्टीशन में देखा था। अब वेरिएबल पार्टीशन में हम लोग क्या देखेंगे वो आज का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो गेट का हो, नेट का हो, या भी आपके बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरिएबल पार्टीशन। तो हमने आपको वेरिएबल पार्टीशन बताया। कहीं पर भी अगर डायनेमिक पार्टीशन पूछा जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये तो बताया नहीं। वेरिएबल पार्टीशन को ही हम लोग डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब ध्यान दो, डायनेमिक पार्टीशन होता क्या है और इसमें कैसे किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट किया जाता है। हमारे पास मेन मेमोरी है, हमारे पास मेन मेमोरी है। ओके, इट इज़ अ मेन मेमोरी, मतलब रैम है और ये रैम का मेमोरी ब्लॉक मैं बनाने जा रहा हूँ, रैम मेमोरी ब्लॉक। ओके, हमने आपको बताया कि रैम का जो कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मेमोरी को यूज करता है और बाकी जो स्पेस होते हैं रैम में ये प्रोसेसेस और डेटा के लिए अवेलेबल होते हैं। अब देखो, जो हमारा डायनेमिक पार्टीशन है इसमें रन टाइम में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू में, उसी टाइम सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोसेस आता है। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसेस आता है और उस प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में मेन मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है, P8 है, P9 है। ठीक है, P10 है। बहुत सारे प्रोसेसेस जो है हमारे हमने आपको बताया कि न्यू स्टेट में सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। अब देखो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमने आपको बताया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को ले करके आए। ठीक है, तो जो भी हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को ले करके आएगा और मेन मेमोरी में डालेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करेगा, मतलब मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर हमने ये बताया कि प्रोसेसेस जब आते हैं मेमोरी आर एलोकेटेड
to the process when they enters into the main memory। ठीक है, मेन मेमोरी में जैसे प्रोसेस आते हैं वैसे ही उनको स्पेस अलोकेट कर दिया जाता है, मेमोरी अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले से कि मेन मेमोरी को डिवाइड किया गया, पार्टीशन में किया गया और वो आया और उसको दे दिया गया। तो जब भी कोई प्रोसेस आएगा सेकेंडरी स्टोरेज से, सेकेंडरी मेमोरी से, तो सपोज करो P1 प्रोसेस आया, P1 प्रोसेस का साइज 4 MB है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा देखा जाएगा P1 प्रोसेस का कितना साइज है, उसके साइज के बेसिस पर P1 को 4 MB का स्पेस दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लो ये एड्रेस है 210, ठीक है, 210 to 214 हम मान लेते हैं। ठीक है, ये मेमोरी स्पेस P1 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया। सपोज करो कोई दूसरा प्रोसेस आया P2, कोई दूसरा प्रोसेस P2 आया, तो P2 प्रोसेस का साइज सपोज करो 2 MB है। ओके, 2 MB है, तो यहाँ पर P2 प्रोसेस को 2 MB दे दिया जाएगा। क्लियर है, मतलब प्रोसेस जैसे आ रहे हैं मेमोरी के लिए वैसे ही उनको प्रोसेस सिंपली अलोकेट कर दिया। सपोज करो P3 प्रोसेस आया, तो P3 प्रोसेस ये 5 MB का है, P3 प्रोसेस, तो 5 MB P3 को दे दिया गया। ठीक है, तो डायनेमिक पार्टीशन में कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जैसे प्रोसेस आएंगे उनके साइज़ के बेसिस पे मेमोरी मेन मेमोरी में अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक, फिर P4 प्रोसेस आता है, P4 प्रोसेस इसका मान लो 4 MB साइज है, तो 4 MB साइज इनको दे दिया गया। P5 प्रोसेस आता है, P5 प्रोसेस का साइज 10 MB हमने माना, तो 10 MB इसको दे दिया गया। P6 प्रोसेस आता है, P6 प्रोसेस 6 MB इसका साइज है, 6 MB स्पेस इसको मेन मेमोरी में दे दिया गया। मतलब जैसे प्रोसेस आते हैं वैसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही प्रोसेस को मेमोरी में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ये एड्रेस है, हमने कुछ भी ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। सही है, तो डायनेमिक पार्टीशन का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पर फिक्स पार्टीशन में जो चीज़ें हो रही थी, सबसे पहला क्या हो रहा था, सबसे पहले हो रहा था लिमिटेशन इन प्रोसेस साइज। प्रोसेस साइज में लिमिटेशन था फिक्स पार्टीशन में, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रैम था, रैम का जो मेमोरी स्पेस था उसको कुछ पार्टीशन में हमने डिवाइड कर दिया गया था, और जो पार्टीशन था उसका साइज फिक्स था, तो उस साइज के इक्वल प्रोसेस उसमें इंटर कर सकते थे या उससे स्मॉलर साइज के प्रोसेस इंटर कर सकते थे। यहाँ पर कुछ ऐसा लिमिटेशन है क्या, नहीं है। प्रोसेस का साइज 10 MB है, 10 MB का स्पेस उनको अलोकेट कर दिया जाएगा। प्रोसेस का साइज 100 MB है, 100 MB का साइज यहाँ अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस का लिमिटेशन क्या है, नहीं है। ठीक है, नो लिमिटेशन है यहाँ पे। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, ओके, तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हमने आपको बताया है कि जब पार्टीशन के साइज से कम साइज वाले प्रोसेस किसी पार्टिकुलर पार्टीशन में आते हैं तो वहाँ कुछ मेमोरी स्पेस जो है वेस्टेज हो जाता है, और इस कारण दैट वेस्टेज ऑफ मेमोरी वो इज नोन एज इंटरनल फ्रैगमेंट। तो यहाँ पर कोई पार्टीशन ही नहीं है तो मेमोरी का वेस्टेज ही नहीं होगा। प्रोसेस का जितना साइज है उतना साइज मेन मेमोरी में अलोकेट कर दिया, तो यहाँ पर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन भी क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड हमने देखा जो लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग था। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग हमने आपको बताया है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि हाउ many numbers of maximum numbers of programs are entering into the RAM main memory। तो यहाँ तो मैक्सिमम प्रोसेस इंटर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रोसेस का जितना साइज है उस साइज के बेसिस पे मेन मेमोरी में प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट किया जा रहा है। तो यहाँ भी लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन यहाँ भी नहीं है। जितने मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, हमारा मेन मेमोरी का साइज जितना मैक्सिमम है उस अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं है। ओके, लास्ट वन इज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन
अब बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है क्या? तो यहाँ पर इसको जानना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखो प्रोसेसेस आए, मेन मेमोरी में उनको स्पेस सिंपली अलोकेट कर दिया गया और ये सब रन टाइम में हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब रन टाइम में हो रहा है। रन टाइम का मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू रनिंग है और उसी टाइम में प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से आ रहा है और उसको मेन मेमोरी में स्पेस अलोकेट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोसेस P1 आया 4 MB मिल गया, P2 आया 2 MB मिल गया, P3 आया 5 MB मिल गया एंड सो ऑन। सभी प्रोसेसेस आए और सभी प्रोसेसेस को, मैक्सिमम प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में मेमोरी अलोकेट कर दिया गया। अब सपोज करो कोई एक प्रोसेस है, सपोज करो P2 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस CPU के अंदर गया, ओके, और P2 प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराने हैं। क्या कराने हैं? कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराने हैं। तो P2 प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराएगा, उसके बाद ये क्या होगा? उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा। तो P2 प्रोसेस ने मेमोरी को तो फ्री कर दिया ना, P2 प्रोसेस 2 MB के मेमोरी को फ्री कर दिया। तो जब कोई प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाएगा तो वो अपने मेमोरी स्पेस को क्या करेगा? वो अपने मेमोरी स्पेस को फ्री कर देगा। और जब कोई प्रोसेस के द्वारा मेन मेमोरी में मेमोरी स्पेस को फ्री किया जाता है तो उसको हम कहते हैं होल, उसको कहते हैं होल, HOLE होल। मतलब यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। सपोज करो P4 प्रोसेस है और P4 प्रोसेस को भी CPU अलॉट किया गया और P4 प्रोसेस CPU अलॉट होने के बाद क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है और ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके, ये टर्मिनेट हो गया। तो P4 प्रोसेस भी 4 MB का स्पेस को क्या करेगा? फ्री कर देगा और तो यहाँ भी एक होल जनरेट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो दो प्रोसेसेस CPU में एग्जीक्यूट हुए और वो टर्मिनेट हो गए। तो दो होल जनरेट हुआ, एक होल यहाँ पे और एक होल यहाँ पे। 4 MB का होल यहाँ पे है और 2 MB का होल यहाँ पर है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक होल क्रिएट हो गया और यहाँ भी एक होल क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक होल है और यहाँ पर एक हमारा होल है। टोटल 4 MB और 2 MB 6 MB का स्पेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस P7 में ले लेता हूँ और P7 प्रोसेस जो है ये 6 MB का है। कितने MB का है ये 6 MB का हमने एज्यूम किया। तो क्या P7 प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट किया जाएगा? यहाँ पे दो होल है, एक होल का साइज़ 2 MB, दूसरे होल का साइज़ 4 MB। टोटल 6 MB का स्पेस अवेलेबल है हमारे मेन मेमोरी में। और जो नया प्रोसेस आया है सेकेंडरी मेमोरी से, इसका साइज भी 6 MB है। तो क्या इसको मेमोरी अलोकेट किया जाएगा? इसको मेमोरी अलोकेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन, मतलब कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी अलोकेट होना चाहिए। P7 का साइज 6 MB है, लेकिन यहाँ 6 MB स्पेस तो नहीं अवेलेबल है। अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग जगह पर कंटिन्यूअस मैनर में 6 MB स्पेस तो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए P7 को यहाँ पे मेमोरी अलोकेट नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे स्पैनिंग अलाउ नहीं है, स्पैनिंग अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। स्पैनिंग हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि प्रोसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड करके उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग मेमोरी अलोकेट कर देना स्पैनिंग होता है। तो यहाँ स्पैनिंग अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन है। कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी अलोकेट होना चाहिए। 6 MB है तो कंटिन्यूअस मैनर में 6 MB अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ कंटिन्यूअस मैनर में 6 MB अवेलेबल नहीं है। 2 MB यहाँ और 4 MB यहाँ अलग अलग जगह पे है। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि जो ये 4 MB का पार्टीशन है और ये 2 MB का पार्टीशन है, इसको मूव करके एक साथ लाना होगा, तब जाकर के ये कंटिन्यूअस मेमोरी होगा। उसके बाद P7 प्रोसेस को यहाँ पे मेमोरी अलोकेट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो डायनेमिक पार्टीशन है या फिर वेरिएबल पार्टीशन है, इस तरह से हम लोग चीज़ों को करते हैं और किसी प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट किया जाता है। ओके, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ जो प्रोसेसेस हैं उनको मेमोरी अलोकेट करना या डी अलोकेट करना इजी है या कॉम्प्लेक्स है? फिक्स पार्टीशन में तो हमने देखा था वहाँ इजी था, क्योंकि वहाँ पर हमने मेन मेमोरी को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया था और अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग प्रोसेसेस को हमने डाल दिया था। ठीक, वो बहुत पुराना प्रोसेस है, 1960-1970 के करीब उस
टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था, अब उसको नहीं यूज़ किया जाता है। चूँकि हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इन सब के कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो फिक्स्ड पार्टीशन में पार्टीशन होता था मेन मेमोरी का, और उस पार्टीशन में प्रोसेसेस को हम लोग डाल देते थे, मेमोरी अलोकेट कर देते थे। डायनेमिक में ऐसा नहीं है, प्रोसेसेस रन टाइम में आ रहे हैं और रन टाइम में ही उन्हें क्या किया जा रहा है, मेमोरी अलोकेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रन टाइम में हो रही हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी में कहाँ कहाँ होल है, जो होल है उनका साइज जो प्रोसेस आया है उसके साइज़ के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो होल्स को एक साथ अरेंज करना होगा ताकि कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेट हो सके। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करना, डी अलोकेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायनेमिक पार्टीशन में। ओके, तो चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अभी तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस चीज़ को फिर से क्लियर आपको कर दूंगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको मैं आपको नोट करा देता हूँ ताकि सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में आपको काम आ सके। तो अभी जो हमने आपको बताया उसको पॉइंट्स के फॉर्म में आपके वाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया है। ये एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो आप, और बहुत ही काम का चीज़ है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि वेरिएबल पार्टीशन को हम डायनेमिक पार्टीशन भी कहते हैं, चूँकि ये रन टाइम में होता है इसलिए इसको डायनेमिक पार्टीशन कहा जाता है। और वेरिएबल पार्टीशन होता क्या है, तो वेरिएबल पार्टीशन में रन टाइम में प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आती हैं, और जितना प्रोसेस का साइज होता है उतने साइज़ का पार्टीशन मेन मेमोरी में किया जाता है, और वो पार्टीशन किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें पहले से मेन मेमोरी का पार्टीशन नहीं किया जाता है। जब प्रोसेस आते हैं उसी टाइम मेन मेमोरी का उतने साइज़ का पार्टीशन किया जाता है और प्रोसेस को अलोकेट। जैसे यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेमोरी में 6 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस आया, इसको तुरंत P1 प्रोसेस का साइज 2 MB है, मेमोरी अलोकेट कर दिया गया, एक 2 MB का पार्टीशन किया गया और उसमें P1 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया। P2 प्रोसेस है जिसका साइज़ 4 MB है। ये P2 प्रोसेस आया और इसको 4 MB का एक पार्टीशन किया गया मेन मेमोरी में और उसको मेमोरी अलोकेट कर दिया गया। 6 MB का P3 है, 6 MB का पार्टीशन किया गया और P3 प्रोसेस को अलोकेट कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पे देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पहले से पार्टीशन नहीं है। तो पहले से पार्टीशन नहीं है, जब प्रोसेस आ रहा है प्रोसेस के साइज़ के बराबर ही मेन मेमोरी में पार्टीशन किया जा रहा है, तो कोई भी पार्टीशन यहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा मेमोरी का, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले से पार्टीशन नहीं है, पहले से डिसाइड नहीं किया गया है कि यहाँ पे कितने मैक्सिमम प्रोसेसेस आ सकते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आ सकते हैं क्योंकि प्रोसेस जब आ रहे हैं उनके साइज़ के बराबर का पार्टीशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में आ सकते हैं। ऐसे ही मैक्सिमम प्रोसेस साइज, प्रोसेस का साइज जो है उसका लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम प्रोसेस साइज यहाँ पर आ सकता है 100 MB का हो, 200 MB का हो, मतलब कि जो हमारा मेन मेमोरी का मैक्सिमम साइज है उतने साइज तक का प्रोसेस मेन मेमोरी में अलोकेट किया जा सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है। क्यों होता है इसको हम बता रहे हैं। देखो यहाँ सभी प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्पेस दे दिया गया। P1 प्रोसेस 2 MB का था, P2 प्रोसेस 4 MB का, P3 प्रोसेस 6 MB का, P4 प्रोसेस 3 MB का। ठीक है, सपोज करो P1 प्रोसेस और P3 प्रोसेस, दो प्रोसेस है। P1 प्रोसेस 2 MB का है और P3 प्रोसेस 6 MB का है। ये दोनों को CPU अलॉट हो गया और ये CPU में एग्जीक्यूट कर गए, तो यहाँ 6 MB का, यहाँ 2 MB का स्पेस खाली हो जाएगा। तो जब कोई प्रोसेस को मेमोरी डी अलोकेट किया जाता है, मतलब कोई प्रोसेस रैम मेमोरी में मेन मेमोरी में स्पेस को खाली कर देता है, फ्री कर देता है, तो उसको होल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको होल कहा जाता है। तो यहाँ 2 MB का और 6 MB का 2 होल जनरेट होगा। सपोज करो कोई P7 प्रोसेस है जिसका साइज है 8 MB, तो इसको यहाँ पे मेमोरी अलोकेट किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी अवेलेबल नहीं है सिर्फ P7 के लिए। P7 का साइज है 8 MB और यहाँ भी 8 MB स्पेस अवेलेबल है, खाली है। उसके बावजूद P7 को मेमोरी अलोकेट नहीं किया जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है जिस टेक्निक के हेल्प से सभी होल्स को एक जगह पर हम लोग लाते हैं और किसी प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करते हैं। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। डी अलोकेशन एंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है।
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमने अभी आपको जो बताया इसी चीज़ को लिखा है हमने। और कॉम्पैक्शन टेक्निक अभी हमने आपको बताया। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल द डी अलोकेटेड मेमोरी स्पेस, मतलब होल्ड टुगेदर, ये नोन एज कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई नया वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी नए टॉपिक को आपको जानना है तो आप कमेंट में हमें वो भी बता सकते हैं। थैंक्स।